हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडियाते क्लासेज में। आज हम बात करेंगे जो अपनी नेक्स्ट क्लास है वो जुलाई मंथ 2020 का जो जितना भी करंट अफेयर है उसके ऊपर रहेगी। जुलाई 2020 के टॉप करंट अफेयर की ये क्लास है जिसमें हम जुलाई में जितने भी मोस्ट 50 क्वेश्चन थे उन सभी को हम लेके आए हैं। हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को यहाँ पे इस वीडियो में डाला गया है। तो आप एक बार पूरी वीडियो को देखिए और आपको अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आज की जो अपनी वीडियो की पहली स्लाइड है उसमें देखते हैं कि कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन पे बात करते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक का नाम मैं पहले बता चुका कि आज की जो क्लास है वो रहने वाले जुलाई टॉप 50 करंट अफेयर्स। जुलाई के जो टॉप 50 करंट अफेयर है उन पे ये क्लास रहेगी। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है वो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस रूप के में बनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सभी को डेडिकेटेड होता है। बात करते हैं इसकी थीम क्या थी, तो जो जितने भी दिवस हम मनाते हैं आजकल उनकी थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बजाय ये उनकी डेट के। ठीक है, तो इसकी थीम थी लीसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के बारे में आप सभी को पता ही है, अपना एक वीडियो पहले भी इस पर आ चुका है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार इसकी थीम रखी गई थी लिसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, चक्रवर्ती रंगराजन के बारे में है। जो चक्रवर्ती रंगराजन है वो पूर्व आरबीआई गवर्नर है जिनको हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम था पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार। चक्रवर्ती रंगराजन पूर्व आरबीआई गवर्नर थे जिनको पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, यह वियतनाम देश से रिलेटेड है। वियतनाम में हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल आयोजित हुआ। जो वियतनाम देश है उसने आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, वो था 36वां और वर्चुअली किया है, यानी कि वहाँ पे बैठक नहीं हुई है। जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं उसी प्रकार से यह वर्चुअली आयोजित किया गया है, बजाय कि वहाँ पे इकट्ठे कर नहीं कर सकते थे क्योंकि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया भी प्रभावित है। इसलिए काफ़ी जो देश है उनके राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे जाते, इस कारण उनको एक जगह इकट्ठा नहीं रखते हुए केवल वर्चुअल रूप के रूप में इसको आयोजित किया गया है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन मध्य प्रदेश के बारे में है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक अभियान चलाया था, हमारा घर हमारा विद्यालय, यानी कि कोविड-19 के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूलें बंद है, तो इसी कारण उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो तो वहाँ पे एक अभियान चलाया, हमारा घर हमारा विद्यालय। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा, 1 जुलाई से रिलेटेड ही है ये भी। इस दिन प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था, इस कारण इसी दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, जिसे प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है और जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। जो जीएसटी है उसके ब्रांड एम्बेसडर है अपने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जीएसटी का। ठीक है, यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। दो क्वेश्चन तो ये है ही, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है अपने इसके बैकग्राउंड से वो है कि सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाले राज्य कौन था, तो असम ने इसको सबसे पहले लागू किया था। बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में, सरोज खान जो कि मशहूर कोरियोग्राफर थी उनका हाल ही में निधन हो गया है। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया है। बात करते हैं श्रेया ठकराल के बारे में। यह एक 13 वर्षीय भारतीय स्कूली छात्रा है जिनको वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार हेतु चुना गया है। श्रेया ठकराल नामक 13 वर्षीय भारतीय स्कूली छात्रा को वर्ष 2020 का डायना पुरस्कार दिया जाएगा। बात करते हैं भारत, यानी कि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भारत से रिलेटेड है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। यानी भारत के में जितने भी पर्यटक वगैरह घूमने आते हैं तो वो विदेशी मुद्रा लेके आते हैं। ये जाहिर सी बात है कि वो अपने देश से आएंगे तो वो
हमारे देश का रुपया तो उनके पास कहाँ से होगा, तो वो अपने देश का रुपया लेके आएंगे, यहाँ पे जमा करवाएंगे और यहाँ की करेंसी लेके फिर वो यहाँ पे विजिट करेंगे। तो इस प्रकार जो विदेशी धन आता है, या हम किसी देश को अपना कोई चीज़ है या और कोई माल वगैरह है वो निर्यात करते हैं, सब्जी वगैरह है, फल वगैरह है, तो फिर उससे भी जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, इस कारण अपना एक इसको अलग से रखा जाता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के बारे में। सभी को पता है कि यह एक अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की। तो इसने संक्रमण से बचाने हेतु पल्स नामक 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है। कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए नासा ने संक्रमण से बचाव हेतु पल्स नामक 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार सरकार के बारे में। इसने एक इंद्रवज्र नामक एक ऐप बनाया है। उस ऐप का नाम क्या है? इंद्रवज्र। ठीक है, इसकी क्या खासियत है कि जब भी आकाश से बिजली गिरेगी तो उसके 40 से 50 मिनट पहले ही यूज़र को पता चल जाएगा कि बिजली गिरने वाली है। यूज़र यानी कि जो भी इस ऐप को यूज़ करता है, जिस भी व्यक्ति के फ़ोन में यह ऐप इंस्टॉल है उसको यूज़र कहेंगे, और उसको 40 से 50 मिनट पहले ही एक संदेश मिल जाएगा जिससे ये पता चलेगा कि आकाश से बिजली गिरने की संभावना है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को 40 से 50 मिनट पहले ही इस चीज़ की सूचना मिल जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई उसने कोविड-19 के कारण सिलेबस को 30% तक कम करने का निर्णय लिया है। तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस को कम करने का निर्णय किया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण स्कूल वगैरह खोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, अभी तक ओपन नहीं कर पाए हैं। इस कारण पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए उनका सिलेबस 30% तक कम करने का निर्णय लिया है। बात करते हैं पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के बारे में। जो पहले अपने उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। क्या है उस पुस्तक का नाम? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। आजकल हर कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पुस्तक और उसके लेखक से किया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इनको याद रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो उर्जित पटेल है, उर्जित पटेल पूर्व आरबीआई गवर्नर है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बारे में। जो 13वां क्वेश्चन है वो है जी आकाश के बारे में। जी आकाश एक शतरंज प्लेयर है जो कि भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, अभी हाल ही में उन्होंने एक शतरंज ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता है, तो इस क्रम में वे 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, बात करते हैं वियतनाम के बारे में। तो इसने दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला है। दुनिया का जो पहला गोल्ड प्लेटेड यानी जो सोने से बना हुआ, पूरी तरह सोने से बना हुआ होटल है दुनिया का पहला, वो वियतनाम देश में खोला गया है। ठीक है, तो अगर वो सोने से बना हुआ खोला गया है तो आपको पता है कि वहाँ की सिक्योरिटी भी टाइट रहेगी, क्योंकि ऐसे तो कोई भी कोई चीज़ उठा के लेके जाएगा, साथ में वहाँ का रेंट भी काफ़ी रहने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप विज़िट करना चाहो तो थोड़ा ध्यान से ही, क्योंकि काफ़ी महंगा है ये होटल। बात करते हैं उत्तराखंड की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब दिया गया है। जो भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब दिया गया है वो उत्तराखंड की गोल्डन बर्ड विंग नामक तितली को दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन के बारे में। सचिन अवस्थी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सचिन अवस्थी एक व्यक्ति है जो कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने से बचाने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं, यानी उनको हम सामाजिक कार्यकर्ता बोल सकते हैं। तो वो प्रयास कर रहे थे कि गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त कैसे किया जा सकता है। इसी क्रम में उन्होंने जो अपना प्रयास किया उसी को ध्यान में रखते हुए उनको एक पुरस्कार दिया जा रहा है जिसका नाम है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवता के लिए कार्य, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करेंगे तो वो मानवताओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गंगा नदी प्रदूषण मुक्त हो जाए। तो इसीलिए उनके प्रयास हेतु ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस जुलाई माह में मनाया जाता है और इस बार भी जुलाई माह में मनाया गया। इसकी फिक्स डेट है 11 जुलाई, यानी 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।
और विश्व जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसके अध्ययन को डेमोग्राफी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपको साइंस से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर जनसंख्या से रिलेटेड कर सकता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि उसका अध्ययन किस में किया जाता है, तो वो डेमोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है नादौन पुलिस स्टेशन के बारे में। हाल ही में एक सर्वे किया गया था इंडिया के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना है वो है नादौन पुलिस स्टेशन। यानी भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का जो चुनाव किया गया उसमें नादौन पुलिस स्टेशन सबसे पहले नंबर पर रहा। इसने जो भी अपना प्रयास किया है अपराध रोकने या अपराध किए हुए प्रवृत्ति के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो कर चुके हैं अपराध, उनको इससे बाहर निकालने के लिए जो भी कानून व्यवस्था बनाने के लिए उनका जो प्रयास है उसी के अकॉर्डिंग इनको पॉइंट दिए गए थे, जिसमें पहले नंबर पर नादौन पुलिस स्टेशन रहा जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। यह हिमाचल प्रदेश का एक पुलिस स्टेशन है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व मलाला दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक मुस्लिम लड़की है जिनको शिक्षा के इन्होंने कहा था कि मैं शिक्षा ग्रहण करूंगी, और वहाँ पे जो तालिबान है वो आतंकी संगठन उसने बोला कि आपको हम शिक्षा ग्रहण करने नहीं देंगे। यानी कि वो लड़कियों की शिक्षा ग्रहण के खिलाफ थे, इसको वो अपना धर्म के विरुद्ध मानते हैं, धर्म विरोधी मानते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा था कि हम आपको शिक्षा ग्रहण करने नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैं तो इस शिक्षा ग्रहण करूंगी, आपको जो करना है वो करो। तो फिर उन्होंने इनके सिर में गोली मार दी थी। उसके बाद में फिर इनका जैसे तैसे करके और इनका इलाज किया गया, आईसीयू में रही, फिर ये बचकर आई है। और उसके बाद में ये अमेरिका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह है उनसे भी पढ़ कर आई है हाल ही में। तो इनके जो प्रयास थे शिक्षा ग्रहण करने हैं तो इन्हीं को समय ध्यान में रखते हुए फिर इनके बाद में इन्होंने और भी लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी सारा सोशल वर्क किया है। तो इनको फिर नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। और अब इनके जो जन्म दिवस की डेट है 12 जुलाई, इसको पूरे विश्व में मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी जा चुकी है और प्रतिवर्ष 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं हरियाणा सरकार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां हरियाणा सरकार। तो हरियाणा सरकार ने राज्य के निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का अध्यादेश जारी किया है। जो हरियाणा राज्य सरकार है उसने विधानसभा में एक अध्यादेश जारी करवाया है, उस विधेयक को पास भी कर लिया गया है कि जो वहाँ की 75% नौकरियां है निजी क्षेत्र की, यानी निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट सेक्टर में, तो वो वहाँ के जो जन सामान्य के लोग हैं, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हीं के लिए रखी गई, आरक्षित कर दी गई है कि अब 75% सीटें वहाँ के जो आम लोग हैं उस राज्य से बिलोंग करते हैं केवल उन्हीं को नौकरी दी जाएगी। बाकी 25% पे आप बाहरी राज्य के व्यक्ति को नौकरी दे सकते हो। ठीक है, तो ये इसीलिए किया गया क्योंकि लॉकडाउन के कारण और कोविड-19 के कारण जो वहाँ के लोग थे वो बाहर जाके कार्य कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास कोई रोज़गार नहीं रहा है। तो उसी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से यह अध्यादेश हरियाणा सरकार ने जारी करवाया है। बात करते हैं केजेंग डी थोंगडोक के बारे में। यह एक व्यक्ति है जिनको वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, केजोंग डी थोंगडोक को वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। बात करते हैं रस्किन बॉन्ड द्वारा एक किताब लिखी गई है, उसका नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आपका आंसर होना चाहिए रस्किन बॉन्ड। ठीक है, बात करते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। ठीक है, भारत का सबसे सार्वजनिक नियोक्ता कौन है? इंडियन रेलवे। तो उसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अकॉर्डिंग वह 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। यानी कि यह अपने आप को ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर रहा है। उसी के साथ वर्ष 2030 तक यह 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। बात करते हैं 24वें क्वेश्चन के बारे में। यह फुटबॉलर लियोनेल मेसी के बारे में है। लियोनेल मेसी एक बहुत ही फास्ट फुटबॉलर है जो कि काफ़ी सारे गोल कर चुके हैं, काफ़ी सारे रिकॉर्ड बना चुके हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं। इन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड और बनाया कि एक ही सीज़न में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। इन्होंने ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए लगातार गोल करते हुए एक ही सीज़न में 20 गोल करने का गौरव प्राप्त किया है।
एक फुटबॉल मैच में एक गोल करना बहुत बड़ी बात होती है और उन्होंने पूरे सीज़न में 20 गोल करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 25वां, जो वह एक व्यक्ति है अशोक लवासा भारत के, उनके बारे में है। अशोक लवासा एडीबी के उपाध्यक्ष बने, यानी कि जो अशोक लवासा है उनको एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का उपाध्यक्ष चुना गया है। एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष कौन बना है, तो आपको आंसर करना है अशोक लवासा। ठीक है, उम्मीद है अपनी जो स्लाइड के आधे क्वेश्चन है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे अगले 25 क्वेश्चन के बारे में। तो अशोक लवासा के बारे में मैं बता चुका आपको, थोड़ी सी स्लाइड में ये दोबारा आ गया है, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया कि अशोक लवासा को एडीबी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं सोहम मुखर्जी के बारे में। सोहम मुखर्जी एक व्यक्ति है जिन्होंने 30 सेकंड में एक पैर से सर्वाधिक बार छलांग लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि रिकॉर्ड कौन सा, कि एक पैर तो उठा रखा है ज़मीन से और एक पैर पे खड़े होके उस पे अपने आप को कंट्रोल करते हुए उछलना, बार बार उछलना। तो उन्होंने 30 सेकंड यानी आधे मिनट में लगभग 101 बार छलांग लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। अब तक कोई दूसरा व्यक्ति इतनी बार छलांग नहीं लगा पाया है। इन्होंने 101 बार छलांग लगाई है मात्र 30 सेकंड में। ठीक है, कितनी तेज़ी से इन्होंने लगाया होगा आप एक बार सोच कर देखिए। तो इन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बात करते हैं गूगल कंपनी के बारे में। गूगल ने जियो कंपनी में 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक है मुकेश अंबानी, उन्होंने एक कंपनी खड़ी करी थी जियो, मोबाइल नेटवर्किंग कंपनी है। तो इसने अपना जितना भी कर्जा था कंपनी के ऊपर उसको ख़त्म करने के लिए, उसको निपटाने के लिए अपनी जियो कंपनी में हिस्सेदारी बेचना शुरू किया था। अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था कि मुझे अपना कर्ज उतारना है, तो उसको उतारने के लिए जियो कंपनी खड़ी करी और अब उसकी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। इसी क्रम में जो गूगल है उसने भी इसमें पैसा निवेश करते हुए इसकी 7.73% की हिस्सेदारी खरीद ली है। यानी कि अब उसका जितना भी प्रॉफिट वगैरह होगा उसमें से 7.73% कमाई गूगल की रहेगी। अब बात करते हैं असम सरकार के बारे में। तो असम सरकार ने हाल ही में एक निर्णय लिया कि जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर उसको वन्य जीव अभयारण्य में तब्दील किया जाएगा। ठीक है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट था जहाँ पर आप बिना बिना क्या मतलब किसी भी हालत में आप वहाँ पे ना पेड़ काट सकते हो, ना वहाँ पे आप पशुचारण वगैरह कर सकते हो। तो वो बैन था बिल्कुल पूरी तरह से। अब उन्होंने उसी क्षेत्र को जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है उसको आगे वन्य जीव अभयारण्य में तब्दील कर दिया है। बात करते हैं मार्कस रेशफोर्ड के बारे में। यह एक फुटबॉलर है जिन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाला सबसे युवा कौन है, तो मार्कस रेशफोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएई के बारे में। संयुक्त अमीरात देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है होप। यानी मंगल मिशन लॉन्च करने वाला यूएई अब एक नया देश बन गया है। तो इसने हाल ही में अपना मंगल मिशन लॉन्च करते हुए उसका नाम रखा होप। हाल ही में चीन ने तियानवेन फर्स्ट नाम से लॉन्च किया था। अब मंगल मिशन की बात कर रहा हूँ कि मंगल मिशन जो हाल ही में लॉन्च किए जा रहे हैं उनमें पहले चीन का नाम आया था, तियानवेन फर्स्ट नाम से उसने लॉन्च किया है। अब यूएई ने लॉन्च कर दिया है होप नाम से, और अमेरिका भी लॉन्च कर रहा है परसेवरेंस के नाम से। ठीक है, बात करते हैं द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट के लेखक कौन है, तो स्टीव वो एक प्लेयर रह चुके हैं, क्रिकेट के लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट, यानी इंडियन क्रिकेट के बारे में लिखा है। उस पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ इंडिया, लेखक है स्टीव वो। बात करते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लालजी टंडन थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, लियोनल मेसी ला लीगा गोल्डन बूट के रिकॉर्ड 7वीं बार विजेता बने। मैं बता ही रहा था कि इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं और काफ़ी सारे गोल भी किए हैं। तो इन्होंने हाल ही में एक और अवार्ड जीता, ला लीगा गोल्डन बूट का जो अवार्ड होता है, रिकॉर्ड 7वीं बार विजेता बनने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। बात करते हैं पटना एम्स के बारे में। जो पटना एम्स है वो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार किया, मतलब भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करने वाली पहली एम्स बन गई है।
भारत की वह पहली एम्स जिसने कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया है उसका नाम है पटना एम्स। पटना एम्स ने इसका ट्रायल शुरू कर दिया है लोगों पे, ह्यूमन यानी लोग उनके ऊपर इसका ट्रायल कर रहे हैं कि यह कितनी कारगर रहेगी और कितनी कारगर नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डॉम सिबली के बारे में। डॉम सिबली एक इंग्लैंड के क्रिकेटर है जिनको आईसीसी के सलाइवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने के मामले में पहली बार पकड़ा गया, यानी वह पहले प्लेयर जो आईसीसी के सलाइवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए हैं। सलाइवा प्रतिबंध का मतलब है कि कोविड-19 के कारण आईसीसी ने बैन लगा दिया था कि आप जब मैदान पर खेल रहे हैं तो आप सलाइवा यानी कि लार का उपयोग गेंद को चमकाने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इससे काफ़ी चांसेज होते हैं कि कोरोना वायरस फैल सके। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको बैन कर दिया गया था। और लेकिन अब काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि हम लार का उपयोग कर रहे थे गेंद को चमकाने के लिए, लेकिन अब अचानक से इसको बैन किया गया है, तो गलती तो होगी। तो यह गलती करने वाले पहले क्रिकेटर बने इंग्लैंड के है। इंग्लैंड और जो वेस्ट इंडीज़ के बीच में सीरीज चल रही थी उसमें पकड़े गए हैं, उनका नाम है डॉम सिबली। बात करते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है। ठीक है, प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए उनके प्रयास हेतु गुलबैंकियन पुरस्कार मिला। प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, सभी को पता है ग्रेटा थनबर्ग एक प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता है जो शायद अभी 21 साल की ही है। तो उनको एक उनके मानवता के लिए किए जा रहे प्रयास के लिए एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है गुलबैंकियन अवार्ड। क्या नाम है? गुलबैंकियन अवार्ड। बात करते हैं ओडिशा सरकार के बारे में। जो ओडिशा राज्य सरकार है उसने अपने एक लोकगीत है या लोक नृत्य है रंगबत्ती, उसके नाम पर अपने जो एक गांव था वहाँ का बिलुंग गांव, उसका नाम चेंज कर दिया है और अब चेंज करके रखा है रंगबत्ती बिलुंग। बिलुंग गांव था कोई वहाँ पे, तो उसका नाम वहाँ के एक लोक नृत्य के नाम पर चेंज करते हुए रंगबत्ती बिलुंग कर दिया गया है। बात करते हैं कारगिल विजय दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑपरेशन विजय 1919 से रिलेटेड है। यानी कि 1999 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था और इस युद्ध को जीता गया था, उसी युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। बात करते हैं 40वां क्वेश्चन है मातृ मृत्यु दर के बारे में। मातृ मृत्यु दर क्या होती है कि जब गर्भ में बच्चा हो या बच्चा हो जब हुआ है उस टाइम जो मातृ मृत्यु दर होती है, यानी कि जो माँ होती है उसकी मृत्यु हो जाती है कई कारणों से, उसमें इसको रोकथाम के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग मातृ मृत्यु दर को कंट्रोल में किया जा रहा है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कि इसमें 7.4% की कमी और आई है। पहले जितनी मृत्यु हो रही थी अब उसमें 7.4% की कमी हो गई है। बात करते हैं गुजरात के आनंद नामक स्थान के बारे में। गुजरात का जो आनंद नामक स्थान है वहाँ पर भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। तो आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि गुजरात के कौन से स्थान पर भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। तो आनंद नामक स्थान पे, राज्य पूछे तो गुजरात। ठीक है, बात करते हैं 42वां क्वेश्चन है यूपी की राज्यपाल के बारे में। जो यूपी राज्य हैं वहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो उनको हाल ही में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन का जिनका निधन हो गया, तो वहाँ के अतिरिक्त कार्यभार किसको दिया गया, वहाँ का आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल को। ठीक है, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन होने के कारण वहाँ का राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसको संभाला गया है, आनंदीबेन पटेल को। बात करते हैं आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की करेंसी की अदला बदली करेगा। यानी कि जो करेंसी श्रीलंका को चाहिए $400 मिलियन के बराबर वो आरबीआई उसको मुहैया करवाएगा, बदले में वो दूसरी करेंसी इंडिया को देगा जिसकी की वैल्यू होगी $400 मिलियन। बात करते हैं आनंदीबेन पटेल के बारे में। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसको देखने से क्या मतलब फिर भी बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यप्रभार दिया गया। ठीक है, गलती से ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस।
जो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। किस जुलाई को मनाया जाता है? 29 जुलाई को प्रतिवर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। बात करते हैं कि बाघ के बारे में। जो बाघों की जितनी भी आबादी है उसका 70% तो अकेले इंडिया में बिलोंग करता है। यानी अगर दुनिया में 100 बाघ है तो उनमें से 70 तो अकेले इंडिया में है। बाकी के जो दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पे केवल 30 बाघ ही पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में बाघ जनगणना भी की गई थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 2917 के आसपास बाघों की संख्या है। बात करते हैं अबू धाबी के बारे में। यह संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं राजीव रिसोडकर के बारे में। जो राजीव रिसोडकर है उन्होंने क्रिकेट के जितने भी नियम लिखे गए हैं, क्योंकि वो MCC जो मेरिल बॉल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वहीं क्रिकेट के नियम बनाता आ रहा है, तो वहाँ पे क्या है, ये सभी जो क्रिकेट के नियम है वो अंग्रेजी में लिखे हुए थे, तो इनका हिंदी में अनुवाद करने का निर्णय लिया गया था। और जो हिंदी में इनका अनुवाद किया है उनका नाम है राजीव रिसोडकर, जो कि पूर्व क्रिकेट अंपायर रह चुके हैं, काफ़ी सारे मैचों में इन्होंने अंपायरिंग करी है। तो फिर इन्हीं को इसका कार्यभार दिया गया था, क्योंकि इनको इनके बारे में काफ़ी पता भी था और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो हिंदी में इन क्रिकेट नियमों को अनुवाद करवाने के लिए राजीव रिसोडकर को आमंत्रित किया गया और उन्होंने इनका अनुवाद भी किया था। बात करते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में। स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने का कारनामा किया है। यानी एक रिकॉर्ड बनाया है कि वो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट ले चुके हैं। उनके अब टेस्ट क्रिकेट में 501 विकेट हो चुके हैं। ठीक है, उनसे पहले केवल 6 ही गेंदबाज हुए हैं जो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट ले पाए हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर आता है मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका का। जो श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाज थे मुथैया मुरलीधरन, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट प्राप्त किए थे। उसके बाद में शेन वॉर्न का नंबर आता है जिन्होंने 719 विकेट के 706 विकेट ऐसे कुछ लिए थे। और फिर आता है भारत के जो अनिल कुंबले हैं, उन्होंने लिए थे 619। उसके बाद में जो इंग्लैंड के ये गेंदबाज है एंडरसन, उन्होंने भी लगभग 583 ऐसे कुछ विकेट लिए हैं। तो ऐसे करके इनसे पहले 6 ही ऐसे तेज़ गेंदबाज हुए हैं जो इतने विकेट ले पाए हैं 500 प्लस। ठीक है, और ये 7वें गेंदबाज बन गए हैं। बात करते हैं 49वें क्वेश्चन के बारे में। तमिलनाडु ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। जो तमिलनाडु राज्य है उसने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। बात करते हैं राफेल फाइटर जेट विमान के बारे में। जो राफेल फाइटर जेट विमान है उनको इंडिया ने परचेज किया है और इनकी पहली खेप अम्बाला एयरबेस पर भी पहुंच चुकी है। जो सीमा पर तनाव चल रहा है, चीन के साथ भी चल रहा है, नेपाल के साथ भी चल रहा है और पाकिस्तान के साथ तो चलता ही रहता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने राफेल फाइटर जेट विमान खरीदे हैं, जिसकी पहली खेप यानी जो पहली बार में 5 या 6 जो राफेल प्राप्त हुए हैं वहाँ से मिले हैं, तो उनकी पहली खेप अम्बाला एयरबेस पर पहुँच चुकी है और इंडिया ने इनको ख़रीदा है, जिनकी संख्या है 36 राफेल विमान। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आप इसको देखिए, याद करिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा है और वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो उसमें डाले गए हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताते रहिए और चैनल का सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी ऐसी क्लासेस चलती रहेगी जिसमें हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर में जो जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाएगा तो उसके ऊपर भी बात करते रहेंगे, जो कि हम पिछले वीडियोज़ में भी कर चुके हैं। जैसे नोबेल प्राइज़ था, या फिर जो अपना नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम हुआ था, अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, महिला T20 विश्व कप हुआ था, पुरुष क्रिकेट विश्व कप हुआ था। इन सभी टॉपिक्स पे हम बात कर चुके हैं जिनसे कि डीपली क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए और चैनल का सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।